दोस्तों 3 दिन पहले यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स को कंडक्ट किया गया। इस प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद कुछ कंक्लूजन निकल के सामने आते हैं। उन कंक्लूजन पे हम लोग डिस्कशन तो करेंगे ही, मगर मैं आपको ये चीज़ लाइव शोकेस करूंगा कि कैसे जो मैं बातें आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सटीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यूपीपीएससी एक प्लान बी हो सकता है। इसका कारण है सिमिलैरिटी। अभी हम ये देखेंगे कि दोनों के ही क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि एक पेपर की तैयारी करो, उसके जैसा ही लगभग दूसरे एग्जाम का पेपर आ जाना। इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी आपको पढ़ने का तरीका समझाने की। अब ये पढ़ने का तरीका क्या क्या मतलब है? पढ़ तो आप सालों से रहे हो, अब मैं आपको क्या नया सिखा दूंगा, राइट? देखो, पढ़ा भी बहुत लोग देते हैं, पढ़ भी बहुत लोग लेते हैं, मगर पढ़ने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। और वो तरीका होता है सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा आउटपुट निकालना। इसका मतलब यह है सबसे कम एनर्जी लगा के सबसे ज़्यादा मार्क्स को गेन करना। अब ये कैसे किया जाए ये सीखेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे जो फ्री YouTube वीडियोस हैं उनका आपको उपयोग करना है। मैं आपको ऐसे न्यूमरस क्वेश्चंस दिखाऊंगा पेपर में, एक नहीं न्यूमरस क्वेश्चंस जो सीधे वर्डिंग वर्ड टू वर्ड आपको पेपर में देखने को मिले। अगर आपने इन वीडियोस को जो कि बहुत छोटे छोटे हैं रिवाइज करा होता, अगर आपने YouTube शॉर्ट्स को आखिरी समय पे रिवाइज करा होता तो आपके बहुत सारे सवाल सही हो सकते थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पे डेली बेसिस पे मैं आपको गाइड करता हूं, करंट अफेयर न्यूज अपडेट करता हूं और ऐसी बहुत सारी चीज। एंड ऑफ कोर्स द माइंड मैप, इसको तो आप कैसे भूल सकते हो। इसी के साथ मैं ये भी आपको रिकमेंड करूंगा कि जिसने भी अभी तक माइंड मैप के कोर्स को एनरोल नहीं किया है वो जरूर करो, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बहुत बार लिंक ओपन अप नहीं होती है, स्टूडेंट की क्यूरी आती है मेरे पास, तो बुद्धि IAS अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। अब देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 बहुत पास में है, मैं वहां पे बिजी हूं, पूरी तरीके से मैं वहां पे लगा हूं स्टूडेंट्स के साथ में, इसलिए मैं एक साथ इस पूरे यूपीपीएससी के पेपर को एनालाइज करके आपको नहीं दे सकता, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। मैं धीरे धीरे आपके सामने लेके आऊंगा। तो अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं और ऐसे ही मैं फ्यूचर में भी आपको ऐसे बहुत सारे गाइडेंस दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना, जो कि कुछ नंबर ऑफ वीडियोस रहेंगे, शायद 10 अप्रोक्सीमेटली, जहां पे आपको एक बहुत अच्छी समझ डेवलप होगी कि कैसे आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ सकते हो यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं साउथ वेस्ट मानसून से। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगा। क्वेश्चन टफ इससे लगा क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो ड्राई क्यों रह जाता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो पहले तो कई बच्चों को ये नहीं पता था कि साउथ वेस्ट मानसून से तमिलनाडु सूखा रह जाता है। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये रीजनिंग में बता रहा है कि इसका कारण ये है क्योंकि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो पैरेलल है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के, या बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल जाती है साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए यहाँ पे रेन शेडो एरिया हो जाता है अरेबियन सी ब्रांच का, इसलिए यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। अब ये एज इट इज हम लोगों ने साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून में पढ़ा हुआ है, देखते हैं कैसे। क्योंकि दोस्त ये रिट्रीटिंग मानसून जो है, अभी हमने बात करी थी कि ये कैसे चलता है, ऐसे। तो यहाँ पे जब ये ऐसे आता है और यहाँ टकराता है, इसी कारण से इस तमिलनाडु वाले रीजन में हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे पानी आ जाता है। तो हमने क्या देखा कि तमिलनाडु वाला वो रीजन जो इस बे ऑफ बंगाल ब्रांच से छूट गया था साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे, उसको रिट्रीटिंग मानसून जो है वो पानी देके तृप्त कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात कर रहा है जॉइंट सीटिंग के बारे में। जॉइंट सीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से आर्टिकल में जॉइंट सीटिंग दी हुई है और इसे कौन प्रिसाइड करता है। अगर आपने 1 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट देख लिया होता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। कोशिश करते हैं कि जब हमारे दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सीटिंग बैठाई जाती है।
ये जॉइंट सिटिंग, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल के लिए ही बुलाई जा सकती है, मतलब कि न ही मनी बिल न ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है। अगला सवाल, इस जॉइंट सिटिंग पे कौन प्रिसाइड करता है? जवाब है स्पीकर। जी हां, स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग पे। अगर वो एब्सेंट हो तो डिप्यूटी स्पीकर, अगर वो भी एब्सेंट हो तो डिप्यूटी चेयरमैन। क्यों? क्योंकि चेयरमैन साहब मतलब कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। अच्छा, अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट हो तो हाउस में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, मतलब कि जॉइंट सिटिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये वो चुनते हैं कि कौन प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को। साथ ही जॉइंट सिटिंग के लिए एक कोरम रिक्वायरमेंट होती है जिसकी तादाद है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। इसी के साथ ये जो जॉइंट सिटिंग है इसको चलाया जाता है बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का बात कर रहा है कि सदर्न हेमिस्फेयर में विंड लेफ्ट क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसका आंसर कोरियोलिस फोर्स है, जिसको हमने एज इट इज हमारे ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में पढ़ा था। अब अगर ये इस पॉइंट से ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो भले ही विंड बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हो, मगर इसको वो विंड कैसे फील होगी? क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसको लगेगा कि विंड ऐसे मूव कर रही है, राइट? और इसी कारण से इस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसी कारण से जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स हमको डिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं टुवर्ड्स द राइट, मतलब कि इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो हमको क्या दिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने 1 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट देख लिया होता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। कैसे, आइए देखते हैं। लिथियम ट्रायंगल, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, जहां पे बहुत ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, ये फेमस है लिथियम ट्रायंगल के नाम से। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है जो कि की कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती हैं, डेट इज लिथियम आयन बैटरीज। अगर ये खबर सही हुई तो भारत के पास चाइना और यूएसए से भी ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स हो जाएंगे। ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं चिली के पास, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और 5.9 मिलियन टन्स के बाद थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा भारत। इट इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट मेटल विच डज नॉट सिंक इन वाटर, मगर उसी के साथ ये हाईली फ्लेमेबल भी होता है, इसीलिए इसे मिनरल ऑयल के साथ में स्टोर किया जाता है। इंडिया का पहला लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर पे, जहां पे बात चल रही है कि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, ये कहां पे एग्जिस्ट करता है? जवाब है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर आपने एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का वीडियो देख लिया होता सिर्फ 7 मिनट का, तो आपसे क्वेश्चन बन जाता। आइए देखते हैं कैसे। स्ट्रेटोस्फेयर की लंबाई होती है 15 से 50 किलोमीटर, 15 to 50, यू कैन ऑल्सो अज्यूम एज 55 up to 55 किलोमीटर। ये हमको प्रोटेक्ट कर लेती है। और इसमें क्या एडवांटेजेस है दोस्तों? यहां पे कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, जो भी होना था वो यहां हो गया, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन के बाद में यहां पे जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? अब मुझे आप बताइए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जेट एयरक्राफ्ट को कहां उड़ाओगे? जब क्लाउड्स हो रहे हैं, बारिश हो रही है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, मूवमेंट ऑफ एयर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है, या यहां पे जहां पे कोई क्लाउड नहीं है, मूवमेंट ऑफ एयर हॉरिजॉन्टल है, आप कहां उड़ाना चाहोगे? ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसी कारण से यहां पे हम इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं या यहीं उड़ते हैं। तो ये था स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द सैड फेज, ओजोन लेयर यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रही है। यहां पे क्या काम कर रही है? ये यहां पे अगर आ जाती है ट्रोपोस्फीयर में तो इट एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट, और बहुत मेजर पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। इसीलिए वहां पे सैड फेज से देखिए, जो चीज जहां पे होनी चाहिए वही अच्छी लगती है। अल्ट्रावायलेट रेज से अच्छा काम कर रही है, यहां पे बुरा काम कर रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज। अगला क्वेश्चन है ट्रिब्यूटरी और उसकी रिवर पे। अगर आपने 8 मिनट का गोदावरी रिवर मैपिंग का क्वेश्चन देख लिया होता तो आपसे क्वेश्चन बन जाता, जहां पे साफ तौर पे मैंने बताया हुआ है प्राणहिता महानदी नहीं, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरीज को अब लिखना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेजरली जो रिवर्स है वो है पेंच। ट्रिब्यूटरीज में मेजरली जो रिवर्स है वो है धरना, जिसको कि रिवीजन पर्पस के लिए हम पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहां पे हम ट्रिब्यूटरीज को अब लिखना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेजरली
जो रिवर्स है वो है धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हन, सबरी और इंद्रावती। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC and PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।